अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज अड़ी की शुरुआत एक बहुत अच्छी तस्वीर से करना चाहता हूं। सबसे पहले आप ये सुनिए और देखिए। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। आपने इतना पसीना बहाया पिछले 5-6 साल से। सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में एक साधना कर रहे थे। आपका पसीना बदल नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और जब हिंदुस्तान के प्रधान ने देश की बेटियों से बात की तो किसी से इनका मजहब नहीं पूछा। ये देश की गोल्डन बेटियां हैं जिन्होंने हॉकी में भारत की आन बान शान बढ़ाई। नरेंद्र मोदी ने किसी का धर्म नहीं पूछा, क्योंकि ये बेटियां इस सबसे बहुत ऊपर का काम करने गई हुई हैं। लेकिन मैं ये कहने के लिए इसी समय मजबूर हूं कुछ। इन्हीं बेटियों में से एक निशा वारसी हैं, जिनको आप देख रहे हैं तस्वीरों में। उन्होंने हॉकी के मैदान में विरोधी खेमे के छक्के छुड़ाए। उस माँ बाप को सलाम जिन्होंने ऐसी जांबाज बेटी को पैदा किया, उसे देश की सेवा के लिए लगाया। लेकिन इस दौरान अब आपको मुझे कुछ याद दिलाना है, और ये याद दिलाने के लिए पहले मैं आपसे माफी मांगूं कि यह हिंदुस्तान है, यहां लोकतंत्र है, यहां कानून को लागू करने के लिए संविधान है और फिर कानून है, लिहाजा कानून वही लागू होगा जिसे पूरे भारतवासी मानते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या मुस्लिम लड़की की शादी हिंदू लड़के से होती है तो यह कानून के खिलाफ है, या फिर मुस्लिम लड़के की शादी किसी हिंदू लड़की से होती है तो वो कानून गलत है। आखिर ऐसा क्यों है कि हिंदू हो या मुसलमान, कुछ ठेकेदार प्यार के पहरेदार बनकर खड़े हो जाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक फरमान जारी किया। फरमान ऐसा जो किसी तालिबानी फतवे से कम नहीं। लड़कियों की जल्दी शादी कर दो, मोबाइल फोन पर निगाह रखो, को-एड स्कूल में मत भेजो। गजब है, ये तालिबान है क्या? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जहां देश की बेटियां दुनिया में तिरंगे को लहरा रही हैं, वहीं चंद लोग मिट्टी पलीत करने में लगे हुए हैं। आज हम पूछेंगे कि क्या मुस्लिम बेटियों पर पहरेदारी जरूरी है? क्या देश की गोल्डन बेटियों को हिंदू मुसलमान में बांटना जरूरी है? हमारे साथ कुछ बेहद ही खास मेहमान होंगे जिनसे हर मुद्दे पर चर्चा होगी। पहले ये बड़ी खबर देखिए। मुस्लिम का गैर मुस्लिम से शादी करना अवैध, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी किया फरमान। मां बाप, मस्जिदों और मदरसों से की अपील, मुस्लिमों की गैर मुस्लिमों से शादी रोकें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा बेटियों की शादी में देर ना करें। कहा AIMPLB ने बच्चों के मोबाइल फोन पर निगाह रखी जाए, गतिविधियों पर निगाह रखी जाए, उनसे हर कुछ देर में बात करके उन्हें दीनी इल्म दिया जाए और उन्हें को-एड स्कूल में ना पढ़ाया जाए, क्योंकि ऐसी शादी फसीद मानी जाएगी। फसीद मतलब शरिया के खिलाफ, और शरिया के खिलाफ मतलब स्वीकार नहीं, अवैध। तो फिर सवाल यह है कि ऐसे में क्या व्यवस्था दी जा रही है लोगों को? वो इस देश का कानून माने या उनके लिए कोई और व्यवस्था दी जा रही है इस देश के भीतर? और अगर इस देश के भीतर कोई और व्यवस्था दी जा रही है तो क्या वो इस देश में रहते हुए संविधान के प्रति समर्पित हैं क्या? इधर जाएं उससे पहले आपको यह जानकारी दे देता हूं, जरा ये भी देख लीजिए, और उसके बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनसे तर्जुमानी कराएंगे एक्चुअली ये क्या हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 4 दिन पहले यह कहा कि ट्रिपल तलाक से तो उल्टे नुकसान हो रहा है, इस कानून को नहीं मानना चाहिए, ये हमारी बहनों बेटियों के लिए ठीक नहीं है। और आज एक नया फरमान लेकर आ गए वही मौलाना खालिद रहमानी, उन्होंने आज आकर कह दिया
कि बच्चों को, और बच्चों तो सिर्फ कहा था इसलिए कि हमला ना हो जाए उन पर, एक्चुअली उन्होंने बेटियों के नाम ये संदेश दिया है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में उन्होंने जब एड्रेस किया तब बच्चे कहा है, और नीचे जब उन्होंने तर्जुमानी की 7 बिंदु दिए तो उसमें बेटियों के लिए खास तौर से तरजीह है। ऐसा क्यों है ये समझते हैं, लेकिन शरीयत है या नाइंसाफी, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। गैर मुस्लिमों से शादी की शरिया में इजाजत नहीं, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है। गैर मुस्लिम से शादी शरिया कानून के मुताबिक फसीद है, मतलब वैध नहीं है। इस्लामिक शिक्षा न दे पाने के कारण मुस्लिम धर्म से बाहर शादियां हो रही हैं। मां बाप को बच्चों के मोबाइल पर निगाह रखने की सलाह दी जा रही है। लड़कियों को कोएड स्कूल में ना पढ़ाने की अपील भी की जा रही है। मुस्लिम बच्चों की कम उम्र में शादी कर देने की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील कि विवाह में देरी अंतर धार्मिक विवाह का प्रमुख कारण है। अब सवाल यह है कि अभी हमारे संवाददाता सुमित चौधरी तालिबान का पूरा उसकी कार्यप्रणाली देखकर आए। अफगानिस्तान से जब वो लौट कर आए तो उन्होंने बातचीत में बताया कि वहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे और ज्यादातर मिलेंगे जिनकी उम्र अभी 23 साल की हो रही है और उनके 6-6, 7-7 बच्चे हैं। तो सोचिए उन्होंने किस उम्र में शादी की होगी, और अगर उन्होंने शादी की है तो उनकी दुल्हन की उम्र उस वक्त क्या रही होगी जब उनकी शादी हुई है। और अगर ऐसा है तो क्या हम तालिबानी मानसिकता को बढ़ावा हिंदुस्तान में देना चाह रहे हैं? और वो कौन लोग हैं जो ये कहते हैं और उसका कहीं से कोई विरोध होता हुआ भी दिखाई नहीं देता? वो कौन लोग हैं जो समझते हैं कि संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ बातें वो फरमान के तौर पर जारी कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो मजहबी प्रवक्ता माने जाते हैं। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सतीश प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीएसपी के, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। विनोद बंसल प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब जमई हैं अध्यक्ष IMF के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आज तो उन्होंने टोपी भी लगा रखी है शायद जुमे की वजह से। विष्णु शंकर जैन सीनियर एडवोकेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे भी समझेंगे कि देश में कानून चलता है या कानून, ये किताब संविधान, इसकी दुहाई उस समय दी जाती है जब सूट किया जाता है, जब सूट करता है किसी को, और जब सूट नहीं करता तो मौके के हिसाब से दूसरी किताब थाम ली जाती है। लेकिन सबसे पहले मैं इसको लेकर जरा प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए राकेश त्रिपाठी, उनके पास जाना चाहता हूं। राकेश त्रिपाठी जी, ये आपकी भी जानकारी में आया होगा, सबसे पहले आपके दिमाग में, आपके जहन में क्या आता है जब आपने ये सुना? सुनते ही ध्यान में आया कि खालिद रहमानी है तो हिंदुस्तानी लेकिन सोच तालिबानी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या हो गया है? ये किस प्रकार की बातें रख रहे हैं? महिलाओं को लेकर के तमाम सारे रिस्ट्रिक्शंस, एक बात भी मुस्लिम पुरुषों के संदर्भ में नहीं कही। अरे ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केवल पुरुषों का है क्या? महिलाओं के बारे में किस प्रकार का विचार रखते हैं? महिलाओं का मोबाइल पर नजर रखिए, बेटियों का मोबाइल देखते रहिए, बेटियां कहां आ रही है, जा रही है, इस पर पूरी निगाह रखिए। बेटियों का 3 तलाक का जो अधिकार मिला है वो अधिकार उनके लिए नुकसानदेह है। इस प्रकार की बातें करना ये लैंगिक विभेद उत्पन्न करता है, महिलाओं के प्रति उनकी सोच को उजागर करता है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, बेटियां हैं, राकेश त्रिपाठी जी, एक सबमिशन है मेरा, तालिबानी व्यवहार, एक उत्सुकता है मेरी, आपसे जानना चाहता हूं राकेश त्रिपाठी जी कि गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ये जो अंतरधार्मिक विवाहों वाला ये जो कानून पास हुआ, इसका मकसद यही था कि लव जिहाद के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो रुकना चाहिए। तो अगर यहां पर यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम जो हैं वो गैर मजहबी शादी ना करें, तो ये तो माफिक आना चाहिए ना आपको? नहीं, 2 बातें मैं स्पष्ट कर दूंगा। देखिए, जब शादी के लिए धर्मांतरण कराया जाता है, जब किसी को लोभ में, लालच में या झूठ बोल करके फंसा करके शादी की जाती है, तो निश्चित तौर पर वहां कठोरता से कानून लागू होना चाहिए। वहां लव जिहाद की जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसको लेकर के केरल हाईकोर्ट ने भी अपनी चिंता जताई है, उसको लेकर के कार्रवाई की बात हम जरूर करते रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अपनी चॉइस के साथ किसी जाति या धर्म में विवाह करना चाहता है तो भारत का संविधान स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोविजन करता है। आप स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजंस को खत्म करके क्या सरिया कानून लगाना चाहते हैं? यह देश संविधान से चलता है, सरिया से नहीं चलेगा। सरिया कानून लागू करना है तो जिन देशों में सरिया कानून चलता है वहां चले जाइए। भारत के संविधान से चलेगा और भारत के संविधान से बने हुए कानूनों से चलेगा, और भारत के संविधान के तहत बनाए स्पेशल मैरिज एक्ट। कौन से देश जाएंगे ऐसे लोग? शोएब जमई है कि आप किसी मजहब, राकेश त्रिपाठी, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, आता हूं आपके पास। शोएब जमई, कौन से देश जाएंगे ऐसे लोग? देखिए दिनेश जी, मैं आप ही के पॉइंट से बात शुरुआत करता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई आप इतना हंगामा मचाते रहे इतने साल
कि क्यों यहाँ से मुस्लिम लड़के जो है हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, बहला फुसला के करते हैं, लव जिहाद होता है। तो भाई अब अगर किसी मौलवी साहब ने ये कह दिया है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया कि कोई भी मुसलमान हिंदू से शादी ना करे क्योंकि ईमान के बगैर शादी या निकाह जो है जायज़ नहीं होता अगर दोनों कलमा ना पढ़े हों, हमारी शरीयत में है ये और मैं इसको भी मानता हूँ, तो ठीक है। तो आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आप कोई आपकी लड़कियों की या हिंदू बहनों से कोई शादी यहाँ से मुसलमान नहीं करेगा, या फिर आपकी नीयत में खोट है कि हाँ ऐसा तो न करे लेकिन मैं यहाँ से इसको उकसाता रहूंगा कि जो है हिंदू लड़के वो मुस्लिम लड़कियों से शादी करते रहे। और इसके लिए जो यहाँ से रिवर्स लव जिहाद जो चल रहा है, जैसे कुशीनगर में चल रहा है, उसी तरह यहाँ से हिंदू जागरण मंच कहता है कि 2100 मुस्लिम लड़कियों से शादी करो और एक एक लड़के को हम 5-5 लाख देंगे अगर जिसने ऐसा किया। आश्रम भूमापीठ के प्रेसिडेंट अच्युतानंद तीर्थ कहते हैं कि 5 लाख उन लोगों को मिलेगा जो मुस्लिम लड़कियां अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू लड़कों से शादी करेगी। अभी लल्लन टॉप की रिपोर्ट जल्दी पढ़ देना चाहते हैं क्या? बगैर सुने मेरी बात करके जो है वो शादी कर रहे थे और ड्राइवर ने उसको एक्सपोज। अरे एक सेकंड रुकिए ना, आप तो ट्रेन निकाले जा रहे हैं, ऐसे ट्रेन मत निकालिए, मेरी बात भी सुनिए। एक सेकंड सुनिए जरा। नहीं एक सेकंड सुनिए। शादियों में देरी ना हो, विशेषकर लड़कियों की समय पर शादी करें। शादी में देरी भी ऐसी घटनाओं का बड़ा कारण है, विशेषकर लड़कियों की। आगे सुनिए। उलमाए किराम जलसों में इस विषय पर खिताब करें और लोगों को इसके नुकसान से जागरूक करें। आगे सुनिए। अधिक से अधिक महिलाओं के इज्तिमा हों और उनमें सुधारात्मक विषयों के साथ चर्चा हो। मस्जिदों के इमाम जुमा के खिताब, कुरान और हदीस के दर्स में इस विषय पर चर्चा करें और लोगों को बताएं कि उन्हें अपनी बेटियों को कैसे सुन रहे हैं ना आप? यहां सुई अटकाई है मैंने ताकि आपको सुनाई दे। अपनी बेटियों को कैसे प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। निकाह सादगी से करें, इसमें बरकत भी है, नस्ल की सुरक्षा भी है और अपनी कीमती दौलत को बर्बाद होने से बचाना। आखिरी वाला तो ठीक है, अब अपनी बात पूरी कीजिए जरा जल्दी से। शोएब जमाई जी देखिए दिनेश जी, आप जानते हैं कि मैं इसी मुस्लिम कम्युनिटी का एक युवा हूं और पीएचडी क्वालिफाइड हूं। अपने रिसर्च लैब में ही बैठ के इस वक्त डिबेट कर रहा हूं। साइंस का रिसर्च है जहां कैंसर पर रिसर्च किया जाता है। कोई मैं मौलवी साहब या मदरसे से पढ़ करके नहीं आया हूं, तो जाहिर सी बात है मेरी सोच में एक नयापन होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बार बार कहा जा रहा है कि ऐसी एडवाइजरी मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ ही क्यों जाहिर की? क्यों? देखिए मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि जो मौलवी साहब ये कहें कि मुस्लिम लड़कियों को बंद कर दो या उसको पढ़ने मत दो या उस पर रेस्ट्रिक्शन लाओ, उसके तो मैं सख्त खिलाफ हूं। लेकिन इस तरह के एडवाइजरी जारी करने की वजह ये हुई कि दरअसल मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ ही साजिश की जा रही है। ये जो सुल्ली डील्स की नाम है, ये जो इन सब कौन आपकी बातों पे इस तरह नहीं, आपने पहले साइंसदां होने का हवाला दिया, अच्छी बात है, वाकई हम जानते हैं आप साइंटिस्ट हैं, लेकिन उसके साथ आप ये जो बोल रहे हैं उसमें कौन भरोसा करेगा? आप 1000 घटनाओं को एक घटना से अगर तौलेंगे, एक तरफ 100 किलो रख देंगे और एक तरफ 50 ग्राम रख के बोलेंगे देखिए कांटा बीच में है, तो ये कोई मानेगा क्या? विनोद बंसल सर, ये ठीक है आपकी सुनिए, विनोद जी की सुनते हैं। विनोद जी। दिनेश जी बड़ी गंभीर बात उन्होंने कही है। देखिए इनकी शोएब जमाई की बात को भी लो तो आप कहोगे जिसने कलमा नहीं पढ़ा हो उससे शादी नहीं करेंगे। इस पॉइंट को नोट करने वाला है, जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया उसमें मैं ये इनका जो पॉइंट है वो भी हाईलाइट करने वाला है। इसका मतलब क्या है? अभी कर ही रहे हैं ये लोग, ये कर क्या रहे हैं? ये हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उसको पहले प्यार के जाल में फंसाते हैं, फिर उसके बाद में कलमा पढ़वाते हैं, कलमा पढ़वा कर उसको जबरदस्ती उसको धर्मांतरित करते हैं, देन निकाह करते हैं। यही तो साजिश है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उसी साजिश को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे के सारे उलेमा, मौलवी और ये तथाकथित रिसर्च स्कॉलर्स, मैं सीधा कह रहा हूं, इनको लैब में बैठ करके गोल टोपी पहन करके और ये जो तरकी टोपी है, आप मुझे बताइए कौन रिसर्च स्कॉलर मानेगा इनको? मैं कहता हूं जिस तरह नहीं, इसमें तो हम चले जाएंगे कहीं और चले जाएंगे, फिर वो दूसरी तरफ ले जाएंगे। नहीं विनोद बंसल जी, मैं एक बात ये जानना चाहता हूं, नहीं अब इसी का एक हवाला देता हूं मैं। आपने जो कलमा वाली बात कही वो तो बहुत सही कही, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस देश में 18 साल से ऊपर के लोग शादी के विषय में फैसला लेने के संदर्भ में जो बात है, यहां कानून चलेगा, यहां अपने अपने हिसाब से किताबों का हवाला चलेगा? मैं ये जानना चाहता हूं। और यहां जो शोएब जमाई कह रहे हैं, शोएब जमाई कम उम्र में शादी कर दें, कैसे देखते हैं आप इस समझाइश को? देखिए मैंने इस एडवाइजरी को कंडीशनल तौर पर माना कि मैंने कहा कि इस एडवाइजरी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे विचारों के खिलाफ है, मैं उनको नहीं मानता हूं, लेकिन इस बात की राष्ट्रीय पटल पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। कौन सी नहीं मानते और कौन सी मानते हैं शोएब जमाई?
देखिए, मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि हमारे मुस्लिम माँ बाप के बीच में यह जागरूकता या अलर्टनेस जरूर आना चाहिए कि समाज के अंदर मुस्लिम बच्चियों के खिलाफ ये हिंदू जागरण मंच, ये अचुनानंद, ये कुशीनगर जैसी घटनाएं जो है, रुकैया और इस तरह अमीषा ठाकुर को जो बनाया गया, जुबैदा खातून को अमीषा, ऐसी घटनाएं बहुत हो रही है। तो हमारे माँ बाप, जो मुस्लिम माँ बाप है, वो इस बात के जागरूक हो जाए कि कम से कम वो अपनी बच्चियों जब आप बोल रहे थे, शोएब सुन रहे थे, जब आप फिर से बोलेंगे शोएब सुनेंगे। अभी शोएब बोल रहे हैं, एक बार सुन तो लें प्लीज। विनोद बंसल जी, एक बार में एक बोलता है प्लीज। हाँ शोएब, बात पूरी कीजिए। मैं सिर्फ ये मैं जल्दी आपसे जानना चाहता हूँ शोएब, बहुत वक्त नहीं है, देखिए 40 मिनट है मेरे पास, उसमें सबकी बात लेना है। आप किन बातों से ना इत्तेफाकी है आपकी, वो बताइए। देखिए, जो शरीयत के जो उसूल है, उसको, शरीयत को लेकर मैं, जो कुरान में अल्लाह पाक ने फरमा दिया, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वो बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। अरे यार, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ शोएब भाई आपसे, आप वहाँ पे कहाँ जा रहे हैं? आप सीधी सीधी जलेबी क्यों बना रहे हो आप? लेकिन जो बातें रूढ़ी, उम्र कितनी होनी चाहिए शादी की? जो बच्चे शादी की आप साइंस का हवाला दे रहे थे, कम से कम उम्र में शादी होनी चाहिए। कितनी उम्र में शादी होनी चाहिए? अरे नहीं, मैं उसको नहीं मानता, ये बातें नहीं मानता हूं। आप सुन लीजिए, अब आपको जवाब मिल गया। मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि मेरे पास पूरी लिस्ट है जो मुस्लिम बच्चियों के खिलाफ जो अपराध। आप डिरेल क्यों कर रहे हो? अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव एक बात कहते हैं और उस पर चर्चा हो रही, तो उस पर बात कीजिए ना। मैं भी लेकर आऊं दुनिया भर के पर्चे और आपसे गिनाऊं और उसमें टाइम वेस्ट करें हम लोग। मैं सतीश प्रकाश जी के पास जाना चाहता हूं, आता हूं। सतीश प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश प्रकाश जी, इस देश में देखिए, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये हमारे लिए केवल एक कहावत बनकर रह गई है क्या? हम हर एक कोशिश करते हैं कि हम कैसे डिवाइड हो जाएं। मेरे हिसाब से शादी जैसा एक किसी भी व्यक्ति का बहुत निजी मामला है, इसको धर्म से जोड़ करके रखना कहीं ना कहीं गलत है। और भारत में इस बात में बड़ा विस्तार से चर्चा भी होनी चाहिए कि भारत में ऑलरेडी स्पेशल मैरिज एक्ट है। स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो कोर्ट में जाकर के बाकायदा रजिस्ट्रार के सामने शादी कर सकता है। ना वहां मौलानाओं की जरूरत है, ना वहां पंडित की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की चर्चा उठेगी। अगर हिंदू मुस्लिम से करेगा, मुस्लिम हिंदू से करेगा, तो इस तरह से हिंदुओं को दिक्कत होगी या मुस्लिम को दिक्कत होगी। गौतम जी, इस बात को मान लीजिए कि भारत का कोई भी नागरिक, उसका संवैधानिक राइट है, वो अपनी पसंद से कोई भी व्यक्ति शादी कर सकता है। महिला की उम्र 18 साल है, पुरुष की उम्र 21 साल है। इसमें ये कहा है कि जहां मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है ना सतीश प्रकाश जी, वहां पे पहले एक लिस्ट चिपकाई जाती है, वो लिस्ट देख लें और उनके घर जाएं और उनको बताएं कि तुम्हारा क्या हश्र होने वाला है, तुमको नहीं मालूम तुम किस कुएं में कूद रहे हो। और ये तमाम लोग जाएं और उनको समझाएं। ये जो सीनियर एडवोकेट मेरे साथ बैठे हुए हैं, विष्णु शंकर जैन, हमारे पास हमारे कानून और संविधान में लिखी हुई बातें केवल हवाला देने के लिए हैं क्या? देखिए गौतम जी, मैं बड़े पेशेंटली सबको सुन रहा था और मैं अभी आपको एक फैसला बताना चाहता हूं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, जो बड़ी फेमसली हम लोग डिस्कस करते हैं, जोधा अकबर का फैसला, जावेद उर्फ जावेद अंसारी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। और उसमें साफ तौर पे पेज नंबर 5 पे ऊपर टॉप ऑफ द लाइन पढ़ रहा हूं, उसमें उन्होंने कहा है किसी भी धर्म की लड़की लड़के से विवाह कर सकती है, कोई भी पाबंदी कानून में नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि देश का संविधान के हिसाब से ये देश चलेगा, किसी शरिया के हिसाब से नहीं चल सकता है। और जहां तक बात है, मैं आज शोएब जमी से आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर इनकी नीयत सही है, इनका इंटेंशन सही है और सही विश्वास रखते हैं, तो ये जो मेरे सामने एक्ट है यूपी गवर्नमेंट का, उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021, इसको सपोर्ट करते हैं कि इसका विरोध करते हैं? यहाँ पे आपके सामने कहें, क्योंकि जब ये कानून आया था तब तो इन्होंने टीवी चैनलों पे बैठ के बहुत डिबेट की थी और कहा था नहीं ये कानून गलत है। तो ये कानून तो आपके जो आज आपका वो आया है, फतवा आया है, उसको इंप्लीमेंट करता है कि अगर आप किसी को बहला फुसला के झूठ बोल के शादी कर रहे हैं तो उसी को तो रोक रहा है, तब आप इस कानून का क्यों विरोध कर रहे थे? मतलब ये तो सबसे बड़ी हिपोक्रेसी हो गई गौतम भाई कि अगर जहां पे अगर हिंदू लड़की है और मुस्लिम लड़का है तो सब सही है, पर अगर जहां पे हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की तो गलत है। सवाल समझ गए, जवाब लेते हैं। मैं जवाब विनोद बंसल जी आ रहा हूं, इसके फौरन बाद आ रहा हूं आपके पास। हाँ जी।
अभी हमारे काबिल वकील साहब विष्णु शंकर जैन जी मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छी बात कही कि इलाहाबाद जो कोर्ट का जो वो फैसला था उसकी बहुत चर्चा होती है और ये कहते हैं कि भाई किसी भी बालिग उम्र के लड़के लड़कियों को आपस में शादी करने की इजाजत। तो सर जब ये आप मानते हैं तो अभी कानपुर में बजरंग दल के लोगों ने जो हंगामा किया उस हिंदू लड़की को जबरन, जबकि वो कह रही थी कि मैं अपनी मर्जी से मुस्लिम लड़के से शादी की हूँ, उसके बाद भी जबरन उसको गर्भपात करवा दिया और वो खुद कैमरे में आके रो रो के कहे कि कैसे हिंदू जागरण मंच और जो है बजरंग दल के लोगों ने उसको मारा पीटा भी और उसको प्रताड़ित। सैकड़ों ऐसे केसेस है जिसमें हिंदू बहनें जो मुस्लिम लड़कों से शादी की और अपनी मर्जी से शादी की। एक घटना गिना के उसमें सैकड़ों मत जोड़िए और उसके बारे में विष्णु जी से जवाब ले लीजिए, वो आपकी बात पर जवाब दे रहे हैं। आपने अपना पॉइंट रख दिया। विष्णु शंकर जैन प्लीज। देखिए गौतम जी, ये मेरे सवाल को डॉज कर गए। मैंने इनसे स्पष्ट रूप से सवाल पूछा था कि यूपी सरकार का कानून कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। यही रुकिए विष्णु शंकर जैन। शोएब जमाई जवाब दीजिए और सीधा जवाब दीजिएगा, जलेबी मत बनाइएगा, जवाब दीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश के जो कानून लाया गया था एंटी करप्शन लॉ, वो जरूर उसमें मेंशन नहीं है कि किसी हिंदू मुसलमान या फिर उसका जो एंटी होना चाहिए यानी मुस्लिम टू हिंदू, ये वाली बात का। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने उसको इम्प्लीमेंट किया उसमें एक तरफा कार्रवाई हो रही थी। मिला जवाब आपको विष्णु जी? झूठे केसेस बना करके मानते हैं कि नहीं मानते गया और उनको जेलों को माना गया। मानते हैं कि नहीं मानते? सीधी बात कराइए इन दोनों की, 1 मिनट के लिए दोनों की बात कराइए। गलत है विष्णु जी की बात कराइए, शोएब जी से 1 मिनट के लिए दोनों की बात सही है कि कराइए। गलत है शोएब जमाई, हाँ या ना? आप कानून सही है कि गलत है शोएब जमाई, हाँ या ना? आप मानिए। मैं तो मान रहा हूं, मैं तो इस कानून को मान रहा हूं। आप मान रहे हैं कि नहीं? आप मानिए इस कानून को। आप ये कानून मान रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? शादी कर सकते हैं कि हाँ या ना? शोएब जमाई, आज आप अपनी बात, अपना स्टैंड TV9 भारत पे रखिए। आप इस कानून को मानते हैं, हाँ या ना? अगर ना है तो ये दोगला स्टैंड बंद करिए। और गौतम जी, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ, पेशे से मैं वकील हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट में रोज केस भरे पड़े हुए जहाँ पे मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़की है, झूठ बोल के शादी की जाती है, धर्म परिवर्तन किया जाता है। पहले बोला जाता है कि मैं हिंदू बोल के शादी की जाती है और उसके बाद वो वापस लड़का मुसलमान बन जाता है। जोधा अकबर नहीं हो रहा है यहाँ पे जोधा को जोधा भी नहीं रहने दिया जा रहा है। इस बात का दुख है। आप अगर हिंदू लड़कियों को एनमास कन्वर्जन कराएंगे और नहीं करेंगे कि उसका धन परिवर्तन करा देंगे। चलिए, हो गई बात और हो गई बात। आपने देख लिया विष्णु जी ने क्या जवाब मांगा और क्या शोएब जमाई ने उसका जवाब दिया, या फिर ऐसे ही चीजों को वेग रखने में, एम्बिग्विटी में ही असल में कुछ लोग समझते हैं कि भलाई है। ये विनोद बंसल जी के पास मैं लेकर जाऊं उससे पहले, शरीयत में शादी की उम्र, अब यहां पर यह कहा जा रहा है जल्दी से जल्दी शादी कर दो, बेटियों की जल्दी से जल्दी शादी कर दो। लड़कों के बारे में क्या सोचा है और लड़कियों के बारे में क्या आप तालिबानी होना चाहते हैं? क्या सोच रहे हैं आप? उनकी कच्ची उम्र में उनकी शादी कर दी जाए? जरा देखिए, शरीयत में शादी की उम्र के सिलसिले में आधार युवावस्था। युवावस्था कब? 15 साल या उससे ऊपर। मुस्लिम बेटियां पीछे क्यों? सवाल यह भी है। यहां पर अगर आप शादी पर ही पूरा फोकस कर देंगे और कहेंगे जैसे ही थोड़ी बड़ी होती है शादी कर दीजिए, तो वो क्या करेंगी? शिक्षित और अनपढ़ का अगर आप देखें तो मुसलमानों में जो दिखाई देता है 51.9% शिक्षित और अनपढ़ 48.1%। और अगर 2011 की जनगणना के मुताबिक ये आंकड़े हैं तो फिर इसका हवाला देकर कुछ लोग कहते हैं कि देखिए इस तबके में इतना पिछड़ापन है कि इसको बहुत ज्यादा सहारे और रिसोर्सेज की जरूरत है। अरे जब आप अपना रवैया ही ऐसा रखेंगे कि जहां बेटी बड़ी हो रही है उसकी फौरन से शादी कीजिए, आपके पास लाख रिसोर्सेज रहे हैं कि आपने उसको बढ़ने के लिए मौका दिया? 2011 की जनगणना के मुताबिक ये आंकड़े तो आपने देख लिया और ये भी देख लिया कि उसमें असल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का हवाला देते हुए ये बोला है कि जैसे ही ये शुरू हो, मतलब उसका अगर वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हिसाब से पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल लड़की एक्सपीरियंस करती है तो उसको मान लिया जाता है कि अब ये बालिग हो गई और अब ये शादी के लायक हो गई। सवाल यह है कि अगर इन परिभाषाओं के साथ, ऐसी मान्यताओं के साथ हम अपने समाज को आगे ले जाएंगे, सबसे पहले तो हम ये डिसाइड कर लें कि हम एक देश हैं, भारतवर्ष हैं, हमारा एक नियम है, एक कानून है, या हम कहने को तो देश हैं, हम आपस में खांचों में बटे हुए हैं। जरूरत के हिसाब से संविधान सामने रख देते हैं, जरूरत के हिसाब से कोई दूसरी किताब सामने रख देते हैं। हमको ये तय करना पड़ेगा कि हम एक्चुअली चाहते क्या है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं,
आयुर्वेदिक औषधि है। जरा देख लीजिए मुस्लिम बेटियां स्कूल में पीछे क्यों हैं। ड्रॉप आउट का अगर आप देखें 2014 में 70%, 2021 में ड्रॉप आउट, अगर स्कूल ड्रॉप आउट्स की आप बात करेंगे तो इसमें कमी आई है 30%। अब जब यहां पर यह ध्यान दिया जा रहा है कि आप ड्रॉप आउट कम से कम हो मुस्लिम बच्चियां, ये देखिए, तब वहां आप क्या फैसला करा रहे हैं कि आप कोएड के स्कूल में मत भेजिए। आप तमाम तरह की बंदिशें लगा के इंश्योर करना चाहते हैं कि इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस कर दिए जाएं कि अव्वल तो वो पढ़ ना पाए, पढ़ पाए तो थोड़ा सा पढ़े, जल्दी से शादी कर दो। मुसलमान के बच्चे देखिए कितने अच्छे, जरा ये भी समझने की जरूरत है क्यों ऐसा है। यूपीएससी में मुस्लिम कैंडिडेट कुल 42.5%, परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे 42, 28 3.69%। ये 2020, 2019, 2017 और 2016 रिवर्स ऑर्डर में मैं आपको दिखा रहा हूं। 42 829 5%, 28 759 3.69%, 52 990 में से 5.25% और 50 1099 में से 4.55%। ये क्या दिखा रहा है? क्या इससे एक आपको नजरिया मिल रहा है? और उस नजरिए के साथ आप अपने आप से यह सवाल पूछ रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आइए एक बार फिर से मेहमानों का रुख करता हूं। क्या ये सच्चाइयां, इनके बरक्स चीजें लोग देखने के लिए तैयार हैं? पहले अगर हम खुद लाइन ऑफ रेजिलियंस अपने लिए ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि इस लाइन के आगे हम जा नहीं पा रहे हैं? फिर हम क्यों ये दोष देते हैं कि देखिए आज तक हम कितने पिछड़े हैं? जरा ये समझना चाहता हूं विनोद बंसल जी आपसे। दिनेश जी, देखिए बड़ी गंभीर बात आपने कही है। जो डाटा, जो आंकड़े आपने रखे हैं वो आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि कौन देश को बरगला रहा है और कौन अपने जो कम्युनिटी को जिहाद की तरफ ले जा रहा है। ये वास्तव में जो अपने भाजपा के प्रवक्ता जी ने, राकेश जी ने जो कही थी कि आखिरकार ये तालिबान ये स्थापित करना चाहते हैं भारत के अंदर, वो नहीं चलने वाला। मैं भारत सरकार से भी कहूंगा, अब समय आ गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का। प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक के साथ एक कानून होना चाहिए। कानून की दो किताबें नहीं चल सकती। शरीयत और संविधान दोनों के बीच में से 36 का आंकड़ा है, मैं कहूंगा इस बात को। और कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक कह चुके, और कई बार जो है इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के जजमेंट्स हैं कि आखिरकार ये कानून के रूप में, कानून के नाम पर इसमें भेदभाव क्यों हो रहा है नागरिकों के साथ में। और ये भेदभाव का मुख्य जो जड़ है, जो कारण है, वो है ये इस्लामिक जिहादी शिक्षा जो मदरसों के द्वारा दी जा रही है और इस तरह की तथाकथित तंजीमें जो देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है। भारत सरकार को गंभीरता से इस बारे में प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो ये राकेश त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, भारत सरकार कब प्रयास करेगी, कब वो अमल, कब वो सिरे चढ़ेगा? जरा बात कर दीजिए राकेश त्रिपाठी जी से। या हम कब तक इस तरह की स्थितियों को और प्रोलॉन्ग होने देना चाहते हैं और फिर हम कहेंगे देखिए ऐसी बातें होती हैं? राकेश त्रिपाठी जी, मैं एक एक करके समाधान कर रहे हैं। दिनेश जी आप विश्वास रखिए, उसका भी समाधान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने संकल्प पत्रों में कहा है, जो अपने घोषणा पत्रों में कहा है, हम उसको लागू करेंगे। हमने अनुच्छेद 370 के बारे में क्या कहा था, अनुच्छेद 35 के बारे में क्या कहा था, जो कहा था वो कर दिखाया। राम जन्मभूमि के संदर्भ में जो हमने अपनी आस्था व्यक्त की थी, जो हमने विचार व्यक्त किए थे, हम उसको अंजाम तक लेकर के गए हैं। आप निश्चिंत रहिए, कॉमन सिविल कोड को लेकर के भी जो कहा है उससे पीछे नहीं हटेंगे। एक एक करके समाधान कर रहे हैं, उसका भी समाधान होगा। शोएब जमई को लेकर के रास्ता देश की बेहतरी की तरफ जाता है? हो जाते हैं। एक सेकंड, शोएब जमी साहब से एक सवाल मेरा केवल है। शोएब जमी साहब जब शरीयत की बात करते हैं कि शरीयत से लागू होना चाहिए, तो शरीयत पूरा क्यों नहीं लागू करने की बात करते हैं? भाई चोरी पर भी शरीयत लागू करिए ना। वहां कहते हैं इंडियन पेनल कोड लागू होगा, भारतीय दंड संहिता के तहत प्रावधान होगा। अरे भाई जो तमाम सारे शरीयत कानून के तहत सऊदी अरब में पालन होता है, सारे पालन करने की बात करिए। केवल विवाह के संदर्भ में शरिया कानून चाहिए और बाकी सारे संदर्भ में हमें भारतीय दंड संहिता चाहिए। यह नहीं चलेगा भाई, दोहरा व्यवहार नहीं चलेगा। एक पर आइए, आपको शरिया चाहिए तो पूरे शरिया की मुखालफत करिए। आप पक्ष में ये राकेश त्रिपाठी उस हवाले से कह रहे हैं जहां आप ये कहते हैं शोएब जमई कि ये तो हमको मंजूर है और ये मुझको मंजूर नहीं है, मैं यहां तो खिलाफत में खड़ा हूं, ये ठीक है। देखिए 3 पॉइंट में अपनी बात कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे गए तो जवाब देने का नहीं, लेकिन जल्दी कीजिएगा, बहुत वक्त नहीं है जी। पॉइंट नंबर 1 ये है कि चूंकि हम लोग इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और जो मुसलमानों की स्थिति है उसके आंकड़े आपने दिखाए, उस पर चर्चा, तो कायदे से ये चाहिए था कि कुछ और मुस्लिम स्कॉलर्स और जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं उसको शामिल करना चाहिए था। इसमें विनोद बंसल जी या फिर दूसरे लोग इसमें क्या कर पाएंगे? क्या आप अपने आप को काफी नहीं मानते? नहीं हो रही है, उनकी समाज की बात नहीं हो रही है। और चूंकि हमारे समाज अगर सूरज पूरब से उगता है शोएब जमई, तो इसको कहने के लिए 100 लोग नहीं चाहिए।
पहले तो पैनल जो है बहुत डिसबैलेंस है, मैं इस पे एतराज जताता हूँ। लेकिन पॉइंट नंबर 2 अपनी बात कहता हूँ। इन्होंने कहा कि शरीयत और कानून, देखिए इसी संविधान ने मुसलमानों को यह इजाजत दी है कि आप अपने रिलीजियस को प्रोफेस कर सकते हैं। सर सुन लीजिए ना सर, रिलीजियस को प्रोफेस कर सकते हैं, और उस रिलीजियन के प्रैक्टिस को और प्रोफेस करने के लिए जो जो चीजें आती है उसको भारत के संविधान ने भी नहीं रुका है। और इसी के तहत जो हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है 1927 के जो यहाँ से जो उसमें जो हमने संविधान के अंदर लिया है 1927 का जो कानून, उसी के तहत ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये गैर संवैधानिक नहीं है। तीसरी बात ये है कि सुन लीजिए, तीसरी बात ये है कि आप खाप पंचायत देखते हैं, चाहे राजस्थान हो या हरियाणा में हो, महिलाओं अभी आपकी आवाज नहीं ले रहा हूं मैं, केवल शोएब जमाई बोल रहे हैं, आपके पास कोई इसको मानता नहीं है, कोई इसको मानता नहीं है। उसी तरह मुस्लिम समाज में अगर कोई ऐसा फतवा जारी करता है कि मुस्लिम बच्चों को पढ़ाओ नहीं, उसकी जल्दी शादी कर दो, तो कोई नहीं मानता। हमारे यहाँ, मैं खुद फाउंडेशन चलाता हूँ मुस्लिम बच्चियों के पढ़ाने का, मेरे जामिया मिलिया इस्लामिया में 50% से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां पढ़ती हैं, इंजीनियर बन रही है, डेंटिस्ट। सवाल यही है शोएब जमाई कि आपकी हर चीज सब्जेक्ट टू कंडीशन के हिसाब से आप कहते हैं, और दूसरे मेरे को ये पहली बार दिखाई दे रहा है शोएब जमाई कि हकीकत पर बात करने के लिए अगर आप आए हैं और आपको पैनल डिसबैलेंस लग रहा है तो कहीं आंगन टेढ़ा तो नहीं है आज। लेकिन मैं विष्णु शंकर जैन के पास जाना चाहता हूं अभी, एक सेकंड, ठीक है? विष्णु शंकर जैन, मैं ये बात समझना चाहता हूं, हमारे देश में क्या ग्रे एरिया बहुत सारी जगहों पर सुविधा के हिसाब से छोड़ा जाता है, और उसके पीछे सुविधा है अगर तो कौन सी सुविधा है वो? देखिए मैं तो आज रिपब्लिक भारत का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज आपने जो लाइन चलाई है, ये आंकड़े हैं, और इससे TV9 भारतवर्ष, आई एम रियली सॉरी TV9 भारतवर्ष पे, तो मैं ये बात शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने ये जो बात कही है, यही बात सुप्रीम कोर्ट में हमने सच्चर कमेटी जब चैलेंज की अपनी पिटीशन में कही है कि आप पिछड़े हुए अपनी वजह से। और शोएब जमाई यहाँ पे आपको आर्टिकल 25 का हवाला दे रहे हैं कि हमें अपना धर्म फॉलो करने की इजाजत है, तो आर्टिकल 25 के तहत अपना धर्म फॉलो करिए, कोई नहीं रोक रहा है। फिर सच्चर कमेटी का बेनिफिट मत लीजिए, फिर 5,000 करोड़ रुपए की जो माइनॉरिटी स्कीम केंद्र सरकार चला रही है आपके लिए, उसका बेनिफिट मत लीजिए। और मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूं, और प्लीज ये मेरा मैसेज इस देश के पार्लियामेंट तक कन्वे करिएगा। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं, सिर्फ एक सेक्शन आईपीसी से हटा दीजिए, वो है सेक्शन 494। ऐसा नहीं हो सकता है। ये कौन सा कानून है जहां पे अगर हिंदू एक से ज्यादा शादी करता है तो उसको जेल होगी, और मुसलमान वहीं पे एक से ज्यादा शादी कर सकता है, उसको जेल नहीं होगी? किसी भी से आप लॉयर से सुप्रीम कोर्ट के पूछ लीजिए, क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक समान होगा। क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट दो नहीं हो सकते। एक जगह आप एक धर्म के समाज के लोगों को पनिश कर रहे हैं एक से ज्यादा शादी करने के लिए, और दूसरे समाज के लोगों को इजाजत है, आपका पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं करेक्ट हो पाएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि डिस्क्रिमिनेशन दिए हैं ये नहीं सुधर पाएंगे? आप ये कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत पहले से शुरू हो जाता है और बहुत दूर तक हमको सुधार करना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल मेरा सिर्फ और सिर्फ कहना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और आपने मेरी बात को बहुत अच्छे से कंसाइज किया। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है, सेक्शन 494 आईपीसी का रद्द करे भारत सरकार, सबके लिए एक शादी हो, तभी आप जनसंख्या नियंत्रण कर पाएंगे, तभी सबका उत्थान होगा। बात का जवाब पता नहीं शोएब जमाई खुद कितने विवाह करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। शोएब जमाई, आ रहा हूं विनोद जी से फौरन बाद आ रहा हूं। हिंदू मैरिज एक्ट, सर मैं एक ही विवाह किया हूँ, मेरे 2 ही बच्चे हैं, मैं उसको पालन करता हूँ। एक ही बच्चे हैं, 2 ही बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, इतना जान लीजिए आप। मैं भाजपा के विधायकों की तरह 9-9, 8-8 बच्चे नहीं है जो 152 विधायक जो है जिसके 6 से ज्यादा। फिर वो आपकी तरफ गिनाने लगेंगे, रिकॉर्ड में केवल शोएब जमाई नहीं है ना, सब जगह दूसरे भी। मैंने ये कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1952 में जो लागू हुआ था उसको आप खत्म कर दीजिए। आप उसको कहिए भारत सरकार से कि हिंदू मैरिज एक्ट को खत्म कर दीजिए। आपको कौन बंदिश है? आप भी 4-4 शादियां कीजिए, 3-3 शादियां कीजिए। मैंने मना किया है क्या? नहीं ना मना किया, लेकिन आपके हिसाब से थोड़ी चलेगा। आप उस कानून से नहीं बंधे हुए हैं, दैट्स इट। वो आप पे थोड़ी कह रहे हैं, आपके लिए आप में कोई सुधार लाने की बात थोड़ी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जहां भी दिखाई दे उसको सुधारने की जरूरत है, और इससे राकेश त्रिपाठी मुत्तफिक हैं कि नहीं, सहमत हैं कि नहीं? राकेश त्रिपाठी पार्लियामेंट तक बात पहुंचाने के लिए उन्होंने कहा है, इसलिए ध्यान से जवाब दीजिएगा। नहीं देखिए शोएब जमाई साहब की तो बात यह है कि हम गड्ढे में गिरे हुए हैं, आप भी गड्ढे में आ जाइए।
अरे भाई, देश में सुधारात्मक व्यवस्था लागू होगी, जो अब तक गलत हो रहा है उसको ठीक करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये नहीं होगा कि जो उसको समाप्त करके आपको भी 5 विवाह करने की अनुमति दे दी जाए। अरे भाई, सबको एक विवाह करने की अनुमति होनी चाहिए। हिंदू और मुसलमान के लिए एक कानून होना चाहिए, इस बारे में वकालत करिए। और देश का संविधान भी इस बात की अपेक्षा करता है कि कॉमन सिविल कोड की तरफ देश को आगे जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे परिवर्तन एक एक करके हुए हैं, आगे ये भी परिवर्तन होना चाहिए। और इसकी पहल सोएब जमाई साहब आप जैसे लोग करना चाहिए, क्योंकि आपने तो क्लेम किया, आपने क्लेम किया प्रोग्रेसिव मुस्लिम है, आप पढ़े लिखे हैं। नहीं, सोएब जमाई साहब ने अभी क्लेम किया कि वो अभी समय साइंस की लैब में बैठे हुए हैं, प्रोग्रेसिव मुस्लिम है। अरे भाई, प्रोग्रेसिव मुस्लिम है, आगे बढ़कर के आकर के कहिए। लेकिन संकट ये है, डर आपको लगता है ये कहीं कोई ऐसी वैसी बात कह दी तो मजहब से बाहर ना निकाल लिया जाऊं, फतवा मेरे खिलाफ ना जारी हो जाए। लेकिन मैं फिर भी आपसे निवेदन करूंगा कि सोएब जमाई साहब जरा बाहर निकल करके आइए, आप पढ़े लिखे हैं, आगे आकर के कहिए। जाने से पहले सतीश प्रकाश जी की टिप्पणी। सतीश प्रकाश जी, सीधा कॉमन सेंस ये है कि हमारे देश में अगर हमको अपने देश के तौर पर अपने आप को स्ट्रेंथन करना है तो व्यवस्थाएं ऐसी बनानी पड़ेंगी। अगर कहीं पर कोई जगह ऐसी है जहां लूपहोल दिखाई देता है, जहां व्यवस्थाएं एक जैसी नहीं है, तो वहां सुधार करना पड़ेगा। इससे किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? और अगर इसके खिलाफ कोई व्यवस्था आती है तो देश के खिलाफ है, उसको समाप्त करना पड़ेगा, सीधी सी बात। नहीं, देखिए गौतम जी, ये मैरिज एक्ट को लेकर के जिस तरह की चर्चा है, बेसिकली बीजेपी और आरएस का पुराना सपना है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है। तो मेरा मानना ये है कि आप एक बात बताइए ना, हिंदू को कहां हिंदू मैरिज एक्ट को आप कर रहे हैं अप्लाई? अरे आप इनको मुस्लिम पे सवाल उठा रहे, कोई 4 शादी करने की बात कर रहा, कोई 5 शादी की बात कर रहा। अरे पढ़े लिखे की बात करो ना, एजुकेशन की जरूरत है। देखिए, जहां ज्यादा शादियों की बात है, चाहे वो किसी भी धर्म का मामला हो, क्या किसी भी जाति का मामला हो, आमतौर पे जो एजुकेशनली वीकर सेक्शन के लोग हैं, उन लोगों के बीच में इस तरह की भ्रांतियां होती है। मेरा मानना यह है कि भारत में अब ये धर्म के आधार पर शादियां खत्म होकर के कहीं ना कहीं भारत के अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट है। ना आपको हिंदू से मुसलमान बनने की जरूरत है और ना मुसलमान से हिंदू बनने की जरूरत है। आप सीधा नहीं, सतीश प्रकाश जी, वहां पे अभी कलमा वाली बात कही थी ना सोएब जमाई ने, और वहां जो व्यवस्था दी जा रही है वहां तो ये भी कहा गया कि अगर आप ऐसी शादी कर लेते हैं जो मुशरिक से होती है, जो बहुदेववादी किसी व्यक्ति से होती है, तो वो तो शादी जो है वो वैध नहीं है, वो फसीद है। सुनिए, अभी आपको कलमा ही पता है? अभी आपको एक बात नहीं पता है, हिंदू कोड बिल का विरोध करने वाले कौन थे? ये आरएसएस के लोग बात थे। ये बीजेपी, जो आज बीजेपी है ना, तब आरएसएस के लोग थे। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया ना 1952 में। एक कंक्लूडिंग रिमार्क देंगे, उसके बाद हम इस चर्चा को खत्म करेंगे। विनोद बंसल जी। दिनेश जी, बड़ी विचित्र विडंबना है कि एक तरफ वो जो जिहाद की बात कर रहे हैं और शरीयत की बात कर रहे हैं, और उसको सतीश प्रकाश जी इनडायरेक्टली एंडोर्स कर रहे हैं। आप देखिए, किसी अतिवादी के अतिवाद पर जो शांत रहता है वो भी उतना ही कल्प्रेट है जितना कि कोई अतिवाद करता है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या बाकी पार्टियां हो, वो सब चीजें हमाम में नंगे हैं सब। मुझे पता लग गया आखिरकार, पूरा आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि जिहादी सोच क्या है, जिहादी मानसिकता क्या है, उनकी महिलाओं के प्रति मानसिकता क्या है और देश के प्रति मानसिकता क्या है। ये आज के इस प्रेस नोट से जारी हो गई। और प्लस आपके टीवी चैनल की डिबेट में बड़ा क्लियर कट सोएब जमाई ने बता दिया कि जब हम इस्लाम की बात आएगी तो जमाई का मुंह में दही जम जाएगा। वो जमना ही है, क्योंकि उनकी पढ़ाई सिर्फ मदरसे से होती है। बैठे भले ही लैब में हो, लैब से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये हम कहीं और चले जाएंगे, लेकिन मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करूं कि आप लोगों ने बहुत अपना कीमती वक्त निकाला और मेरे साथ यहाँ चर्चा ज्वाइन की। और मैं ये उम्मीद करूं कि आप लोगों की बातों से हमारे दर्शकों को किसी नतीजे तक पहुंचने पर मदद मिली होगी। विष्णु जी, आपका इशारा मैं देख रहा था। सतीश प्रकाश जी भी लगातार बोल रहे हैं, लेकिन अभी अकोमोडेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वक्त हो गया है। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। पता नहीं वो कौन से लोग थे जिन्होंने लिखा कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, या इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब जो लगाए ना लगे या बुझाए ना बने। क्या AIM PLB वाले ये सुन लेते तो उनके खिलाफ भी फतवा जारी करेंगे क्या? आज अड़ी में इतना ही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।